हेलो बच्चों, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज आप माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में हैं। बच्चे यहाँ इस सेशन में हम 2018 से लेकर 2019 यानी 18 to 19 के बीच में जो एनएसओ का प्रीवियस ईयर पेपर आया था उसमें फिजिक्स सेक्शन की बात करने वाले हैं। एज यू ऑलवेज नो कि मेरे पास सर एनएसओ के पेपर में दो सेट बनता है और उसमें जो दो पार्ट होते हैं, एक लॉजिक रीजनिंग के होते हैं, एक साइंस सेक्शन के होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्लास 10 के 2018 से 19 के बीच में जो मेरे पास पेपर हुआ था उनके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन की बात करेंगे फिजिक्स के। ठीक है, अब उससे पहले थोड़ी सी चीजें आप लोगों को बता देता हूं। पेपर देने से पहले आपको 10 मिनट दिया जाएगा जिसमें आप ओएमआर सीट और जो इंस्ट्रक्शन है वो सारी चीजें फिलअप कर सके। आप सबको पता है कि सर 3 सेक्शन होता है इसमें, एक लॉजिक रीजनिंग का जिसमें 10 क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। साइंस के सेक्शन में 35 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट एक अचीवर सेक्शन होता है बच्चे जो 5 क्वेश्चन का होता है जिसमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। तो अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना, किसी तरह के नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद सर मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं कि जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर निकालते हो तो ओएमआर सही तरीके से फिलअप करना, उसमें गड़बड़ बिल्कुल भी मत करना। चलो ये तो रही खैर पेपर की छोटी सी बात। अब डिस्कशन पे आते हैं। 2018 से जो 19 के बीच में एनओसी का प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसके फिजिक्स सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। नाउ सबसे पहले इस सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे एक बार थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 आइडेंटिकल बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मेरे पास 3 बल्ब है, आइडेंटिकल है, इसका भी रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं सर, इसका भी रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं सर, इसका भी रेजिस्टेंस आर मान लेता हूं। 3 आइडेंटिकल बल्ब है। कह रहा है जब इन्हें मैं सीरीज में जोड़ता हूं, कैसे जोड़ रहा हूं बच्चे इन तीनों बल्बों को, सर सीरीज में जोड़ रहा हूं, मान लेता हूं किसी एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया हूं। तो सर यहां पे जो पावर रिलीज होता है वो पावर अगर मैं P1 लिख दूं कि पहले वाले कंडीशन में, तो सर रेजिस्टेंस R है, R है, R है। और आपको पावर का फॉर्मूला पता है बच्चे, किसी भी सर्किट में जो पावर या किसी रेजिस्टेंस में पावर होता है सर V² सर V क्या है, उस रेजिस्टेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और R क्या है, उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो यहां पे देख लेते हैं सर P1 की वैल्यू हो जाएगी V²/R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहां पे सर, क्योंकि सीरीज में जुड़े हैं 3R हो जाएगा, तो V²/3R जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है सर, यहां पे दे रखी है 20 वॉट का पावर रिलीज हो रहा है। मगर कह रहा है कि अगर मैं पैरेलल में जोड़ दूं, पैरेलल में जोड़ने का मतलब सर एक बल्ब को ऐसे, दूसरे को इस तरह से, तीसरे को इस तरह से, अगर सेम बैटरी से जोड़ दिया यानी V वोल्ट के, अब यहां पे ये तीनों रजिस्टर R हैं तो सर R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/3। आपको पता है पैरेलल में सर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से जो पावर P2 आ जाएगा वो क्या लिखोगे सर, V बैटरी का तो पोटेंशियल वही है जो इन तीनों सर्किट, पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन R इक्विवेलेंट जो कि हो जाएगा R/3। राइट, अब ध्यान से देखना सर, ये P2 की वैल्यू पूछ रहा है तो V²/R की वैल्यू क्या यहां से मैं 60 निकाल सकता हूं सर, बिल्कुल वही मैं यहां पे पुट करता हूं सर, 3 ऊपर जाएगा, V²/R की वैल्यू 60 है, कितना आ जाएगा 180 वॉट आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। आपको एक सर्किट दिया है जिसमें 2 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इज 7.5, यानी इस I की वैल्यू निकालनी है और सर R2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकालना है। अब सर I की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था, ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था सर, V = I × R होता है। तो सर अगर इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट निकल जाए, पूरे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी की वजह से 24 ओम है, निकाल सकते, सॉरी 24 वोल्ट है, निकाल सकता हूं। तो R इक्विवेलेंट देखते हैं सर, ये जो दोनों हैं ये पैरेलल में जुड़े हैं। अब पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होता है सर वो हो जाएगा R1/R2 प्लस R2। सर ये फॉर्मूला कैसे लिखा, आपको याद होगा कि सर जो पैरेलल के लिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू होते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ये हो जाएगा सर R1/R2, ये हो जाएगा R2 प्लस R1, बट ये 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1/R2/R1 प्लस R2।
R1 कितना है बच्चे 6 किलो ओम है, तो 6 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.5 डिवाइड बाई सर 7.5, सर डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा बेसिकली, और ये हो जाएगा 6/5 किलो ओम, क्योंकि यहाँ पे R की वैल्यू किलो ओम में है। अब सर इसका इक्विवेलेंट और R2 कितना हो जाएगा, सर ये सीरीज में दिख रहा है, तो सर जो सर्किट का R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 2 + 6/5 किलो ओम, यानी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 16, 16/5 किलो ओम हो जाएगा R इक्विवेलेंट। अब I की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर I की वैल्यू क्या होगा, सर I = हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू है सर 24, R की वैल्यू है, सॉरी ये 25 नहीं 24 है, 24, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 5 इंटू 1000 लिख देता हूं। 1000 क्यों, क्योंकि किलो ओम था। तब देखना I की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पे एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 3/2, ये 15/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, यानी 7.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी इसे मैं 7.5 मिली एम्पियर भी बोल सकता हूं। तो I की वैल्यू 7.5 है, यानी पहला तो बिल्कुल ट्रू है मेरे पास। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सर R2 के बीच में जो पोटेंशियल होगा बच्चे वो I इंटू R2 होगा। अच्छा, यहां से जो करंट जा रहा है वही करंट यहां पे भी जाएगा। यहां पे कितना करंट जा रहा था सर 7.5 इंटू 10⁻³ इंटू सर R2 की वैल्यू 2 किलो ओम है, तो 2 इंटू 1000 लिख सकता हूं। कितना हो जाएगा सर 15 वोल्ट आ जाएगा। ये कह रहा 18 वोल्ट है इनके बीच, यानी ये मेरे पास फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट। तो केवल ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन केवल करेक्ट है। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लाइट, मतलब ये चैप्टर बेसिकली लाइट का है। क्या है एक बार समझते हैं। कह रहा है अ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन अ ग्लास स्लैब। तो ठीक है सर, ये मेरे पास ग्लास स्लैब हो गया, है ना। और कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इफ द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। यानी बच्चे यहां पे एक चीज देखना, जब कोई लाइट रे बच्चे इंसिडेंट होता है ना, तो सर यहां पे दो फिनोमेना होगा। एक तो सर इस लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है और साथ ही साथ रिफ्रैक्ट भी होता है कि नहीं। सर ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ, इंसिडेंट एंगल आई था। अगर बच्चे इंसिडेंट एंगल आई हुआ तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी उसी आई के बराबर होगा, और सॉरी ये रिफ्रैक्टेड एंगल मैं आर मान लेता हूं। अब ध्यान से देखना, कह रहे सर वो कंडीशन बताओ जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो। सर ये एंगल 90 डिग्री हो। तो यहां पे देखना बच्चे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर ये नॉर्मल था और ये एंगल आई है, ये 90 है, ये आर है, तो आप लिख सकते हो सर आई प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल से ये पूरा एंगल आप देखोगे तो 180 के बराबर होगा। तो आर की वैल्यू आप 19 माइनस आई लिख सकते हो सर, बिल्कुल। तो ये 90 माइनस आई हो गया। अब आप यहां से स्नेल्स लॉ लगाना बच्चे। अगर आप स्नेल्स लॉ आपको याद होगा तो ये कहता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। यानी देखना एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा है कि सर साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो कांस्टेंट होता है, और वो सर किसके इक्वल होता है 1n2 के। 1n2 के 1n2 क्या हो गया, सॉरी 1/1 के, मतलब 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा n2/n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो यही इक्वेशन आता है। अब सर n1 ये मेरे पास एयर है, सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान सकता हूं, तो ये 1 इंटू साइन इंसिडेंट एंगल आई है। n2 की वैल्यू सर म्यू दे रखा है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और साइन आर, आर की वैल्यू को क्या 19 माइनस आई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सर साइन आई इज इक्वल टू म्यू। और आपको एक चीज याद होगा सर, साइन 90 माइनस आर की वैल्यू सर कॉस आर के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा सर कॉस आई। बोलो क्लियर है। और एक चीज और बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये बच्चे टैन थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। तो यहां से बच्चे
आप यहाँ पे देखना म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा tan आई, यानी बच्चे अगर आप देखोगे तो आई की वैल्यू मैं tan इनवर्स म्यू लिख सकता हूं। सर tan इनवर्स म्यू का ये एक्चुअली में इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। जैसे आप कभी भी कहते हो कि सर साइन थीटा इज इक्वल टू मान लो 0.5 है, तो थीटा को मैं साइन इनवर्स 0.5 भी लिख सकता हूं। सेम सर tan थीटा अगर tan आई म्यू के बराबर है तो आई की वैल्यू को tan इनवर्स म्यू लिख सकता हूं, या फिर tan आई इज इक्वल टू म्यू लिख सकता हूं। तो ए तो नहीं, बी नजर मुझे सही आ रहा है, तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्री। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। कह रहा है लाइट, ये भी मतलब उसी का लाइट चैप्टर का, या एक बार मैं बताने की कोशिश करता हूं चल क्या रहा है। सर पहला कंडीशन दिया है कि एक लाइट रे आई है, ये मेरे पास यहां वाटर है बाहर की ओर, और ये मेरे पास बबल है। अब बबल है तो ये क्या होगा सर, इसमें एयर फिलअप होगा, और फिर जब बाहर निकल रहा होगा तो ये भी मीडियम मेरे पास वाटर होगा। कह रहे सर जब लाइट रे आ रही है तो इस तरह से कुछ सिचुएशन हो रहा है, एक बार देख लेते हैं वो सिचुएशन होगा कैसे। यहां पे ध्यान से देखना सर, अगर लाइट रे थोड़ी यहां से निकल के आएगी तो ये मेरा उसका सेंटर पॉइंट है। सर अगर इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल देखूंगा तो ये नॉर्मल मुझे नजर आएगा, बिल्कुल बात सही है। सर ये मेरे पास वाटर है, ये मेरे पास एयर है, यानी ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयरर मीडियम होगा। फिर बाहर जब निकलेगा तो ये भी सर डेंसर मीडियम होने वाला है, सर इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा लाइट रे आएगा, सर यहां पे देखना जो इंसिडेंट रे है जब डेंसर टू रेयरर में जाता है नॉर्मल से दूर चला जाता है, तो सर ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और फिर यहां पे देखना, यहां पे अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो सर आपको पता है एक सर्कल में, एक स्फेरिकल में किसी पॉइंट में नॉर्मल सर सेंटर से ही निकलता है, तो ये अब इंसिडेंट एंगल हो गया। सर अब रेयरर टू डेंसर जाएगा, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव करेगा, यानी सर इस तरह से मूव कर जाएगा जो आपको पहले सिचुएशन में दिया भी हुआ था। नाउ ये कह रहा है कि सर अगर इस लाइट को मैं थोड़ा सा हाइयर पॉइंट पे लेके जाता हूं देन क्या सिचुएशन होगा, एक बार वो सारी सिचुएशन देख लेते हैं। तो सर अगर यहां पे ये लाइट रे आएगी तो सर ये लाइट रे जब थोड़ी सी ऊपर से होकर आएगी तो ये मेरा नया नॉर्मल होगा। अब सर नया नॉर्मल है तो एक तरीका है, दो चीजें हो सकती हैं यहां पे। सर क्या क्या हो सकती हैं सर, या फिर ये डेंसर टू रेयरर चला जाए, और मतलब पहला कि सर रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो केस 1 में, या सर दूसरा केस बन सकता है कि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो जाए, जिसे हम TIR बोलते हैं। ये पॉसिबल कब होता है सर, ये कभी भी पॉसिबल होता है जब इंसिडेंट रे कम फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये तभी पॉसिबल है बच्चे, ये आपको हम बताते भी हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन अगर हो गया तो क्या होगा सर, ये इस तरह से वापस चला जाएगा, बोले तो TIR हो जाएगा। ये तो केस 2 की बात है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या दूसरी पॉसिबिलिटी है सर मेरे पास रिफ्रैक्शन हो जाए। अब रिफ्रैक्शन होगा बच्चे तो देखना ये मेरे पास इस तरह से जाना चाहिए, मगर डेंसर टू रेयरर का मतलब क्या है कि सर ये नॉर्मल से क्या होगा सर, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो नॉर्मल से दूर जाएगा तो कुछ इसी तरह से जाएगा, इस पॉइंट पे आएगा और ये मेरे पास नया नॉर्मल आ जाएगा। और फिर अब रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो रेयरर टू डेंसर जाने का मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा, यानी सर इस तरह से ये मूव कर जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे एक बार डार्क पेन यूज कर लेते हो ताकि दिख जाए। यानी सर एक तो ये पॉसिबिलिटी है या एक TIR की पॉसिबिलिटी है, ये सर केस 1 के लिए होना चाहिए था। अब देख लेते हैं कि चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता, ये भी, ये सर TIR वाला कंडीशन है, यानी ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये पॉसिबल हो जाए, यानी ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्सन नीड्स अ लेंस पावर 2.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिव। तो यहां पे आपको पावर का फॉर्मूला पता है सर, पावर होता है 1/f और f होगा इन मीटर में, बोलो, या फिर मैं कह दूं 100/f इन सेंटीमीटर में। तो सर ये पावर हो गया, पावर कह रहा है सर 2.5 डायोप्टर है, इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई
बिल्कुल सही है। एफ, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी सर 100 डिवाइड बाई 2.5, ये एक पॉइंट हटाऊंगा 0, ये मेरे पास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। बट बच्चे प्लस का आ रहा है, ये प्लस मुझे साइन क्या बता रहा है सर, प्लस मुझे फोकल लेंथ बता रहा है। और किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है सर, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी बच्चे जो करेक्टिव लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकस कितना है, फोकस बोल रहा हूं, फोकल डिस्टेंस कितना है सर 40 सेंटीमीटर। तो आपको तो एक ऑप्शन 1 सही लग रहा है और नेचर में कॉन्वेक्स है। अच्छा, कॉन्वेक्स किसके लिए यूज होता है सर, कॉन्वेक्स यूज होता है सर हाइपरमेट्रोपिया के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, नॉट फॉर मायोपिया। मायोपिया के लिए क्या यूज होता है सर, मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो सर मेरे पास एक ऑप्शन ये ट्रू है और एक मेरे पास ऑप्शन 4 यानी फर्स्ट और 4 ट्रू है, यानी ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। बच्चे यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, ये खैर बहुत बार यूज भी आ चुका है और ये बच्चे एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है मगर आप इसको याद जरूर कर लेना। क्या कर रहा है कि सर मान लो मेरे पास एक लॉन्ग वायर है, कैसा वायर है बच्चे, एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर में मेरे पास कोई करंट आई फ्लो हो रहा है और मान लो इस पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सर दो ही चीज है, एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, एक उसकी डायरेक्शन होगी। सर डायरेक्शन कैसे देखते हैं, लॉन्ग वायर में सर डायरेक्शन देते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है सर, थंब की डायरेक्शन करंट में होगी और पी पॉइंट पे फिंगर अगर क्रॉस करूंगा तो सर जो फिंगर की डायरेक्शन है पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी वही होगी। तो इनसाइड द प्लेन अभी आएगा, इनसाइड द प्लेन आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूं यहां पे बीपी है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, बीपी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। ये बच्चे वैल्यू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां आर क्या है बच्चे, ये आर है इस वायर से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या है एक बार जरा सा समझ लेते हैं। कह रहा है सर पी क्यू वायर और आर एस एक लॉन्ग कैरिंग कंडक्टर हैं जिनके बीच में सम डिस्टेंस है, ठीक है। मान लेता हूं ये डिस्टेंस कितना है, डी है। कह रहा है सर एक पॉइंट पी है जो इससे कितने डिस्टेंस पे है सर, डी बाई 2 और डी बाई 2 डिस्टेंस पे है, मिड पॉइंट पे है बिल्कुल। और फिर कह रहा है कि सर जब ये सिचुएशन होता है, जब पी क्यू में 2 एम्पियर और आर एस में 1 एम्पियर करंट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, बी आ रहा है। तो सर करंट इन पी क्यू, जब पी क्यू में करंट में स्विच ऑफ कर देता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम कितना होगा। तो एक बार यहां पे बच्चे ध्यान से देखना, मैं जब इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, इनिशियल कंडीशन में मेरे पास यहां पे दोनों जगह वायर है। अब देखना सर पी क्यू और आर एस के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो सर अगर मैं ध्यान से देखूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू पी क्यू वायर, पी क्यू वायर के वजह से कहां होगा, तो पी क्यू वायर में करंट ऊपर जा रहा है और इनसाइड है, तो सर ये इनसाइड है तो क्रॉस लगा दूं, यानी इनसाइड आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सर, म्यू नॉट इंटू, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है बच्चे, उसका आप लोग टेंशन मत लो, वो आप लोगों को ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। म्यू नॉट इंटू आई, आई की वैल्यू है 2 अपॉन 2 पाई और ये डिस्टेंस है 2/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 म्यू नॉट अपॉन पाई डी, और ये इनसाइड आ रहा है। अब सर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एम ड्यू टू आर एस वायर, ड्यू टू आर एस वायर, ये कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट आई की वैल्यू ये अपॉन 2 पाई आर, आर हो जाएगा d/2, कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, म्यू नॉट अपॉन पाई। और इसके वजह से अगर आप देखो तो सर फिंगर सर आउटसाइड आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है तो सर आउटसाइड हो जाएगा। तो यानी बी नेट कितना निकालूंगा बच्चे इस टाइम पे, सर बी नेट होगा, देखना सर पी क्यू के वजह से इनसाइड है और आर एस के वजह से आउटसाइड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, बी एम पी क्यू के वजह से माइनस बी एम पॉइंट पर आर एस के वजह से कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन पाई डी, ये पाई डी होगा, तो 2 माइनस ये, यानी म्यू नॉट अपॉन
पाई डी की वैल्यू क्वेश्चन में बी दे रखा है कि नहीं। अब कह रहा है कि सर अगर मैं पी क्यू का स्विच ऑफ कर दूं, यानी पी क्यू में करंट, अब फाइनल सिचुएशन में क्या कह रहा है, फाइनल सिचुएशन में करंट इन पी क्यू ये जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट एम ड्यू टू पी क्यू ये भी जीरो हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट एम में कितना होगा, केवल सर जो मेरे पास आर एस के वजह से होगा वही होगा। आर एस के वजह से सर आउटसाइड आ रहा है, कितना आ रहा था सर म्यू नॉट अपॉन पाई डी, सर म्यू नॉट अपॉन पाई डी, और इसी की वैल्यू बी है। बट अभी डायरेक्शन क्या होगी सर, डायरेक्शन होगी आउटवर्ड। यहां पे नेट कितने किस डायरेक्शन में था सर, इनसाइड ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड था, आउटसाइड कम था, तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो इनसाइड होगा। समझ में आ गया, यानी ऑप्शन बी मेरे पास मुझे दिख ही रहा है कि करेक्ट है। बोलो क्लियर है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे है, जो कि आप 9th में पढ़े हुए होते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है। मैं एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों को याद दिला देता हूं कि सर इफ एफ एक्सटर्नल अगर जीरो होता है तो सर सिस्टम पे जो इनिशियल मोमेंटम है वही सिस्टम का सर फाइनल मोमेंटम भी होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कंजर्वेशन में। कह रहे एक सेल है बच्चे, सिचुएशन क्या दे रखा है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। सिचुएशन कह रहा है मेरे पास एक 5m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है ना। कह रहा है एक एक्टेड अपॉन नो एक्सटर्नल फोर्स, किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यानी बॉम्ब ब्लास्ट का काम समझ सकते हो आप। कह रहा है बर्स्ट इनटू 3 सेगमेंट, 3 सेगमेंट में बट रहा है सर m 2m और 2m में। कह रहा है रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट 2 सेगमेंट मूव इन, यानी फर्स्ट 2 सेगमेंट यानी m और 2m सेगमेंट मूव विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 2v और v, यानी सर पहला सेगमेंट यानी m सर अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो 2m सर 2v, सॉरी ये 2v वेलोसिटी से चल रहा है पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट v वेलोसिटी से चल रहा है, राइट, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो सर इसकी वेलोसिटी v डैश कितनी होगी ये मुझे निकालना है। अब ध्यान से देखना सर, अगर मैं यहाँ पे नो एक्सटर्नल यानी इनिशियल कंडीशन में जो मोमेंटम है फाइनल कंडीशन में भी वही मोमेंटम होगा। इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम देखना सर, ये इनिशियल कंडीशन का मोमेंटम है कितना है सर, मास इंटू वेलोसिटी 0 है। फाइनल कंडीशन में देखना सर इसका मोमेंटम बैकवर्ड है तो नेगेटिव लिख दूं -2mv प्लस सर 2m वाले का फॉरवर्ड वेलोसिटी है यानी मोमेंटम भी फॉरवर्ड होगा तो प्लस में लिख देता हूं सर मास 2m है वेलोसिटी भी है, प्लस सर थर्ड वाले का 2mv डैश लिख लेता हूं। तो ये 0 इज इक्वल टू सर दिस प्लस दिस 0 प्लस 2mv डैश होगा। इस इक्वेशन से आप देखो बच्चे, तो इस इक्वेशन से v डैश की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, यानी जो तीसरा सेगमेंट है 2m वाला सर वो रेस्ट पे ही होगा, यानी सर बी एट रेस्ट, यानी ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। बोलो क्लियर है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मोशन टॉपिक का। ये भी बच्चे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें एक बहुत सिंपल सा फंडा आपको हमेशा याद रखना है और ये बताया भी जाता है कि सर जो मेरे पास एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है, ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल लगा उसको वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो होता है बच्चे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहां पे देखना कह रहा है एक कार कवर्स 1/3 ऑफ इस जर्नी, यानी सर मान लो ये मेरे पास एक कार था सर, इसको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना था s मान लेता हूं, है ना। अब सर इट्स जर्नी स्पीड v1 यानी 1/3 यानी सर s1/3 डिस्टेंस ये किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है सर v1 से। फिर कह रहा है एंड द लास्ट 1/3 इज v3, और जो एक और 1/3 है v1 यानी सर s1/3, s1 भी क्यों लिख रहा हूं s/3 टोटल डिस्टेंस का 1/3, तो सर s/3 v1 से चल रहा है, s/3 फिर सर v2 स्पीड से चल रहा है और s/3 डिस्टेंस ये सर v3 स्पीड से चल रहा है। बोलो क्लियर है। अच्छा अब यहां पे ध्यान से देखना सर, मुझे डिस्टेंस पता है s चल रहा है, टाइम नहीं पता है, तो सर इसको यहां से यहां चलने में मान लो टाइम t1 लगा, यहां से यहां चलने में टाइम t2 लगा, यहां से यहां चलने में टाइम
t3 लगा। आपको एक फॉर्मूला याद है, s इजिकल टू v इंटू टी, डिस्टेंस इजिकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बच्चे टाइम का फॉर्मूला आप यहाँ पे देखोगे तो s अपॉन वेलोसिटी स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की वैल्यू डिस्टेंस चला h/3 और टाइम वेलोसिटी है सर v1, t2 की वैल्यू सर डिस्टेंस h/3 वेलोसिटी v2, t3 की h/3 वेलोसिटी v3। तो टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम वो क्या हो जाएगा सर s/3v1 प्लस s/3v2 प्लस s/3v3, यानी s/3 कॉमन ले लूं तो ये 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 हो जाएगा। तो बच्चे अब यहां पे देखना, जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस जो कि s ट्रेवल कर रहा है, डिवाइड बाई टाइम, डिवाइड बाई टाइम s/3 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 हो गया। सर s से s चला जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा। v1 प्लस v2 प्लस v3 का अगर ये लूंगा v1 v2 v3, ये हो जाएगा v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, और बच्चे ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ऑप्शन आप अगर देख सकते हो तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे मैच करता हुआ नजर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी मेरे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा आइडिया अगर लगाओगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेविटेशन के ऊपर है और ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एट अ प्लेस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज रिड्यूस्ड बाय 2% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है समझना। सर ये मेरे पास अर्थ है, देखना आपको एक चीज पता है कि एट सेंटर पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है। सर यहां पे अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g दे रखा है और कह रहे हैं सर अब 2% रिड्यूस हो गया। आपको भी पता है सर मैक्सिमम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अर्थ के सरफेस पे होता है। अब सर रिड्यूस हो रहा है तो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। एक बार अपवर्ड का देख लेते हैं। सर मान लेता हूं किसी h हाइट पे सर यहां पे 2% रिड्यूस हो गया। कितना परसेंट? 2% रिड्यूस हो गया ऑन इट्स वैल्यू ऑफ यहां पे, यानी सरफेस पे अगर 100 है 2% रिड्यूस हो जाएगा तो h हाइट पे कितना होगा सर 98। तो अगर यहां g है तो 0.98 g इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा और इस पॉइंट पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन h हाइट पे आप क्या लिखते हो सर g m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझना बच्चे, एक यहां पे फंडामेंटल चीज है, याद रखना, इफ हाइट इज वेरी लेस देन प्लैनेट का रेडियस, तो बच्चे यहां पे जी एच की वैल्यू आप लिख सकते हो जी एम अपॉन आर प्लस एच का। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, मगर इसको लिख सकते हैं बच्चे जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस 2h बाय आर। कितना लिख सकते हैं बच्चे 2h बाई आर। ये अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बच्चे। कैसे आया ये हम आपको मैथमेटिक टर्म में तो नहीं बता सकते, क्योंकि आप जब 11th में एक्सपांशन पढ़ते हो तो वहां पे आपको बिल्कुल सही तरीके से पता चल जाएगा। बट अभी दिमाग में रखना कि सर अगर ये हाइट बहुत छोटी हुई कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ के तो ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब आपको भी पता है सर 2% रिड्यूस होने में बहुत ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस सर 6400 किलोमीटर है। तो यहां पे ये फॉर्मूला लगा सकता हूं सर एच हाइट पे अगर आप देखो तो ये 0.98 जी है, जिसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2h अपॉन, एक मिनट, हाँ 2h अपॉन आर लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखना बच्चे जी जो सरफेस पे मेरे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसको तो मैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिख ही सकता हूं ना, क्योंकि सर एच की वैल्यू सरफेस पे तो 0 है। तो देखना जी की वैल्यू क्या इससे काट सकता हूं, जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर ही है, तो ये हो जाएगा 0.98 इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। तो यहां पे बच्चे 2h अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.98, यानी 0.02
यानी बच्चे अगर मैं देखूं h की वैल्यू 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर हो जाएगा, नहीं 0.01 इंटू आर हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करना, तो h की वैल्यू आ जाएगी 0.01 इंटू आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर है। ये कितना हो जाएगा 64 किलोमीटर। तो सर 64 किलोमीटर अगर मैं सरफेस से अबव जाता हूं तो मेरे पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो 2% रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन मेरे पास बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबव द सरफेस ऑफ 64 किलोमीटर। समझ में आया। तो आपको एक चीज याद रखना है कि सर अगर बहुत कम मेरे पास h की हाइट है तो h हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला gm/r² 1 - 2h/r लिख सकता हूं। ये मैं एक बार सही से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। इफ कंडीशन है ये, बिना इस कंडीशन के फॉर्मूला मत लगा देना, वो भी गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। साउंड का क्वेश्चन है, कह रहा है अ बॉय स्टैंड बिटवीन टू वॉल एंड क्लैप हिज हैंड। दो वॉल के बीच में है, हैंड अपना क्लैप करता है एज शोन इन फिगर। इफ x इज लेस देन 60, x 60 मीटर से कम है, देन टाइम बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड एको इज 0.25 सेकेंड बोल रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर जब ये क्लैप करता है तो साउंड यहां से भी चलते हुए यहाँ पे आएगी। मान लेता हूं t=0 से चलना शुरू किया और यहाँ पे t1 टाइम पे लगा। सर यहाँ पे टकरा के फिर t=0 से क्लैप किया था, शुरू किया, t2 टाइम लगा। अब सर यहां पे देखना, ऑफ कोर्स ही बात है, ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर रहा है तो t1 मेरे पास क्या होगा सर, ज्यादा होगा। ये डिस्टेंस कम है तो t2 मेरे पास कम होगा। अब सर जो एको होता है, एको टाइम, वो किसको कितना होगा? पहला आवाज सुनाई दिया सर t2 टाइम पे, दूसरा आवाज सुनाई t1 टाइम पे, तो t1 - t2 ही तो एको डिस्टेंस होगा, या एको जो टाइम होगा वो t1 - t2 होगा। अब t1 और t2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको एक फॉर्मूला पता है, s = वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बच्चे यहां से यहां जब ट्रैवल किया तो देखना, एक बार यहां ट्रैवल किया, एक बार यहां ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस 120 मीटर हो गया। वेलोसिटी कितना है सर? वेलोसिटी है 344 इनटू टाइम हो गया t1, s = vt। यहां पे भी देखना, यहां से यहां पहले चला x डिस्टेंस, फिर x डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस = वेलोसिटी इनटू टाइम t2 हो गया। तो t1 की वैल्यू यहां पे देखना बच्चे, इको टाइम दे रखा है 0.25, t1 की वैल्यू यहां से 120 डिवाइड बाई 344 माइनस t2 की वैल्यू सर 2x डिवाइडेड बाई 344 हो जाएगा। यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 0.25 इंटू 344 इज इक्वल टू 120 माइनस 2x होगा। तो सर 2x की वैल्यू अगर मैं देखूं, 2x की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 0.25 इंटू 344। x की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये हो जाएगा 60 माइनस 0.25, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो इंटू 172, है ना। और इसको एक बार और सॉल्व कर लेता हूँ, 60 माइनस ये हो जाएगा 1/4 इंटू 172, 0.25 1/4 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा, 4 चौक 16 इंटू, यानी 60 माइनस 43, ये कितना हो जाएगा 17 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए मुझे करेक्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार, इसमें एक बहुत छोटा सा काम करना होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला s = vt होता है, और एक समझना होता है एको टाइम क्या हुआ सर, यहां से रिफ्लेक्ट होके पहली बार आवाज सुनाई देगा इसको t2 टाइम पे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगा t1 टाइम पे, उसके बाद सुनाई देगा। तो एको टाइम क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में है वर्क पावर एनर्जी का दो स्टेटमेंट है, अपन को देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट, इफ लाइट ऑफ बॉडी हैवी बॉडी पोजेस द सेम काइनेटिक एनर्जी,
then the heavy body will possess more more momentum। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा सर, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सर यहाँ मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है p²/2m, जहां पे p मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू आपको ही पता है mv होता है। बोलो यस और नो। कह रहा है इफ द लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी पोजेस्ड, यानी लाइट बॉडी सर m1 मान लेता हूं, हैवी बॉडी सर m2 मान लेता हूं, और ये हैवी बॉडी है। कह रहा है सेम काइनेटिक एनर्जी है। सर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, देन द बॉडी हैवी बॉडी विल पोजेस मोर मोमेंटम। देखना सर यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर, p1² और काइनेटिक एनर्जी सर p2² होगा। क्या काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। अब सेम होने के लिए सर, इन दोनों के इक्वल होने के लिए m1 की वैल्यू कम है, m2 की वैल्यू ज्यादा है। तो सर m1 की वैल्यू कम है तो इसका मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, इसका मोमेंटम कम होना चाहिए, तभी काम बन सकता है। तो देखना बच्चे, द हैवी बॉडी विल पोजेस मोर मोमेंटम। हैवी बॉडी नहीं, पहला स्टेटमेंट हैवी बॉडी विल पोजेस मोर मोमेंटम। एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन में कह रहा है काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, तो सर P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार यहां से थोड़ा सा मैं एक बार निकाल लेता हूं। सर P1 की वैल्यू हो जाएगी 2ke m1 का अंडर रूट, और P2 की वैल्यू हो जाएगी 2 काइनेटिक एनर्जी m2। तो सर जिसका हैवी मास होगा उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगी, तो द हैवी बॉडी विल पोजेस मोर मोमेंटम। बात बिल्कुल सही है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सर जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम भी ज्यादा, तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये भी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, मगर पहले का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो सर वही बात है कि एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकता, बाकी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अचीवर सेक्शन का है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है यार, लिटरली बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत फंडामेंटल है, ग्राफ और इलेक्ट्रिक चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, अब एक आपको ग्राफ दिया है I वर्सेस T का, पहले करंट बढ़ता हुआ है, फिर T से 2T0 तक कांस्टेंट है 3I0, फिर 2T0 से 3T0 तक कांस्टेंट है। तीन आपके पास स्टेटमेंट, एवरेज करंट सर 11/2I0 है, ये सारी चीजें पूछी हुई हैं। तो चलो एक बार देख लेते हैं। आपको एक फंडामेंटल फॉर्मूला पता है सर, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, या I इक्वल टू Q/T होता है ना। तो अब एवरेज करंट मुझे निकालना है, टोटल चार्ज फ्लो निकालना है। तो बच्चे टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज होगा सर I इंटू टी। सर यानी मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को देख के सर I वर्सेस T ग्राफ का एरिया अंडर कर्व मुझे टोटल चार्ज देगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लो देने वाला है। सर ये कैसे कह रहे हो आप, ध्यान से समझना। आपको एक फॉर्मूला पता था S इज इक्वल टू V इंटू टी, ठीक है, तो आप देखना सर, ये देखना VT यानी V वर्सेस T ग्राफ का एरिया आपको देता क्या है सर, एरिया देता है S डिस्प्लेसमेंट। सेम आपको यही नहीं दिख रहा है, Q इक्वल टू IT, तो I और T के एरिया अंडर द कर्व Q टोटल देगा। अब एरिया अंडर द कर्व एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं। सर ये एरिया अगर मैं देखूं तो ये एरिया मुझे क्या नजर आ रहा है सर, हाफ इंटू बेस है T0 और हाइट कितना है 3I0, तो कितना हो जाएगा 3/2I0 T0, ठीक है। ये एरिया कितना हो जाएगा सर, ये एरिया है T0 बेस है, हाइट 3I0 है, तो 3I0 T0 आ जाएगी। सर ये एरिया देखना, ये एरिया कितना है सर T0 और हाइट है I0, यानी I0 T0, तो Q टोटल क्या हो जाएगा, Q टोटल हो जाएगा सर, टोटल एरिया कितना है सर 3/2I0 T0 प्लस 3I0 T0 प्लस I0 T0। सर जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3/2I0 T0, कितना हो जाएगा 11/2I0 T0। क्यों टोटल जो फ्लो हुआ वो निकल आया। तो सर ऑप्शन 1 तो एकदम ट्रू है, करेक्ट है। अब सेकंड, सॉरी
ये अभी इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते, 1 के लिए, थर्ड के लिए बोल सकते हैं कि थर्ड तो एकदम ट्रू है क्योंकि 11/2 आई नॉट टी नॉट है। अच्छा अब देखना, सर कह रहा है कि एवरेज करंट थ्रू रेजिस्टेंस कितना होगा, एवरेज करंट। अब यहां पे देखना बच्चे, आप वी एवरेज क्या लिखते हो, सर वी एवरेज लिखते हो एस बाई टी, यानी जो डिस्टेंस हुआ डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम इंटरवल लगा। तो बच्चे यहां से मैं आई एवरेज देखूं तो आई एवरेज क्या लिख सकता हूं, सर जो क्यों टोटल फ्लो हुआ डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम लगा। अब आई एवरेज निकालो, सर आई एवरेज कितना होगा, सर आई एवरेज होगा टोटल, क्यों, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी है 11/2 आई नॉट टी नॉट डिवाइडेड बाई, सर टोटल टाइम कितना लगा, सर 0 से 3 टी नॉट लगा, तो डिवाइडेड बाई 3 टी नॉट से टी नॉट कट गया, ये कितना आ जाएगा 11/6 आई नॉट आ जाएगा आई एवरेज, जो कि बच्चे ऑप्शन 1 में दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन 1 मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। देखना बच्चे ये थोड़ा सा अलग है, बट मैं आपको मोशन से कोरिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में कहानी। अब यहां पे देखना, कह रहा है हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग टाइम इंटरवल टी नॉट से 3 टी नॉट। तो देखना बच्चे, टी नॉट से 3 टी नॉट, यानी सर टी नॉट से 3 टी नॉट की बात कर रहा हूं हीट। इसको मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। सर आपको हीट का फॉर्मूला पता है, हीट क्या होता है, सर आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो सर अगर आप हीट सर टी नॉट से 2 टी नॉट देखेंगे तो करंट है 3 आई नॉट, तो ये हो जाएगा 3 आई नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर आर इंटू टी नॉट, टाइम इंटरवल टी नॉट से 2 टी नॉट। और अगर मैं सर हीट देखूं 2 टी नॉट से 3 टी नॉट के बीच में, तो करंट कितना जा रहा है सर आई नॉट, तो आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी नॉट लिख दूं, तो टोटल हीट कितना हो जाएगा, सर टोटल हीट में जोड़ देता हूं, 9 1 हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी नॉट, तो ये कितना दे रहा 10 आई नॉट स्क्वायर आर नॉट टी नॉट। तो बिल्कुल ये भी मेरे पास ट्रू है, यानी ऑप्शन सेकंड और थर्ड मेरे पास सही, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको कोरिलेट हो गया होगा थ्रू द मोशन ग्राफ, समझ में आया। तो ये एक छोटा सा अच्छा क्वेश्चन था, लिटरली काफी अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे। तो चलो मेरे ख्याल से ये आपका जो 18-19 के बीच का पेपर है ये क्लियर हो चुका है। आई होप आपको इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन जानना है तो आप बच्चे इस फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें बहुत कट एंड क्लियर समझ में आ गया होगा। सो ठीक है बच्चे, बेस्ट ऑल ऑफ पेपर के लिए, क्लियर। चलो थैंक्स बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।